सकी भाई, पूरा जो मामला चल रहा है, एक तरफ प्रशांत किशोर के ऊपर जो है 20,000 करोड़ शराब माफियाओं से ले लेने का आरोप लगाते हुए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा जो है काम ये कर दिया है कि मन की बात में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि छठ पूजा को जो है यूनेस्को की विरासत सूची में ले जाने के का प्रस्ताव वो रखेंगे। इन सारी चीजों के बीच में आरजेडी की बात जरा हम कर लें। आरजेडी तेजस्वी यादव महागठबंधन की बात करें। तेज प्रताप यादव ने जो है वो आरजेडी के विधायक को उसके अपने क्षेत्र में जाकर के, और आरजेडी के विधायक हैं डॉक्टर मुकेश, महुआ से, शायद हाँ महुआ विधानसभा है, डॉक्टर मुकेश वहां से विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि वो निकम्मे हैं। तो ये तेज प्रताप यादव ने भी क्या आरजेडी के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया है क्या? प्रशांत किशोर और मुकेश एनडीए तो रोशन थे। नाम है विधायक का। जी जी। देखिए, तेज प्रताप के साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये शायद तेज प्रताप को भी नहीं मालूम है। तेज प्रताप यादव लगातार मुकेश रोशन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आप याद कीजिए, जब वो अभी जो इन्होंने एक एडिटेड वीडियो दोबारा से वायरल किया था प्रधानमंत्री मोदी की गाली वाला तेजस्वी की सभा में, वो उसमें भी वो मुकेश रोशन भी मंच पर थे, उसमें भी तेज प्रताप यादव का बयान आया था कि मुकेश रोशन को अगर अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। दरअसल खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि महुआ से तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, और राकेश रोशन आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं वहां से। पिछली बार उन्होंने डॉक्टर आसमा जदयू की उम्मीदवार थी, आरजेडी की ही पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की बेटी हैं, जदयू से उम्मीदवार थी, उनको हराया था। तो और महुआ तेज प्रताप यादव खुद जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी भूमिका बांध रहे हैं। आप देखिए कि अभी रोहिणी आचार्य को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, और फिर रोहिणी आचार्य की जो प्रतिक्रिया आई है, यानी कि अभी एक हफ्ता पहले तो ये भी डिबेट चली थी कि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने एक तरफ होकर के तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जब उन्होंने संजय यादव को लेकर के कुछ रोहिणी आचार्य ने आपत्ति दर्ज कराई थी और तमाम चीजें हुई थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से तेजस्वी ने उन सब चीजों को हैंडल किया है, उनके घर के अंदर का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रगल है, दरअसल वो भी एक चुनौती तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तमाम राजघरानों में ऐसा होता है, जो राजघराने इन द सेंस की जो राजनेताओं के घराने होते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का परिवार रहा हो, हेमंत सोरेन का परिवार रहा हो, दक्षिण भारत की कई पार्टियां हैं जो इस तरह के इसका शिकार हुई है। हेमंत सोरेन और इन सब के पीछे एक बड़ा फैक्टर भाजपा का जरूर होता है। आप रामविलास पासवान जी के परिवार को ही देख लीजिए। हालांकि उसका आरोप नीतीश कुमार जी पर लगता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अकेले इस टास्क को अंजाम नहीं दिया है पशुपति पारस को अलग करवाने का। उन्होंने, क्योंकि नीतीश कुमार उनको लोकसभा का टिकट नहीं दे सकते थे, लोकसभा का टिकट उनको अमित शाह ही दे सकते थे, 5 देते, 6 देते, 4 देते, जो भी देते, तो दोनों की भूमिकाएं रही हैं। अब देखिए, झारखंड चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भाजपा ने तोड़ लिया, अपने पाले में कर लिया, है ना। तेज प्रताप के बारे में भी यही चर्चा आ रही है कि शायद वो भाजपा से गाइड हो रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली है, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, ऐसे करके उन्होंने कुछ, अच्छा उन्होंने पिछले बार भी अपने कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जनशक्ति जनता दल करके है ना उनका, जनशक्ति जनता दल करके, जी 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 जी, ऐसे एक पार्टी भी बना लिया, जनशक्ति जनता दल। तो तेज प्रताप बहुत ज्यादा तेजस्वी की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे, ऐसा होता नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जो मैक्सवेल थ्योरी है, समाज शास्त्र की जो मैक्सवेल थ्योरी है, भारत की राजनीति मूलतः उसी पर चलती है, और पिता की जो राजनीतिक विरासत होती है वो बेटे को के पास ही जाती है, और उसके बराबर से अगर कोई साइड में एक पैरेलल लाइन खड़ी करने की कोशिश करता है तो अंततः वो हार जाता है। जैसे आप उद्धव ठाकरे का उदाहरण आप ले सकते हैं। शिवसेना के लिए जिस तरह से राज ठाकरे ने एक पैरेलल लाइन खड़े करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे जो है वो स्वाभाविक रूप से बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी जो है, वो जनता ने, जो शिवसेना का जो वोटर था, जो समर्थक था, उसने उनको मान लिया। आप यहाँ देखिए, चिराग पासवान की पार्टी को भी पारस जी ने तोड़ा। पारस जी रामविलास पासवान के स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, और चिराग स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन गए, और रामविलास पासवान का जो पूरा वर्ग समूह जो उनको वोट देता था, वो चिराग पासवान के नेतृत्व के पीछे चल पड़ा है। आप मुलायम सिंह यादव के परिवार को उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, शिवपाल सिंह यादव ने भी यही कोशिश किया
और अंततः अखिलेश यादव ही कामयाब हुए। अखिलेश यादव को ही सपा का विकल्प माना गया, मुलायम सिंह यादव का नेताजी का उत्तराधिकारी माना गया। बाद में हालत ये हुई कि शिवपाल यादव को भी वापसी करनी पड़ी सपा में। तो ये तेज प्रताप तेजस्वी ने को लोगों ने या बिहार की जनता ने लालू यादव का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लिया है। उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है खुद को, और सिर्फ एस्टैब्लिश तेजस्वी ने नहीं किया, तेजस्वी ने साबित भी किया है कि वो लालू यादव के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जब लालू यादव भी नहीं थे, लालू यादव रिम्स में एडमिट थे, इलाज करा रहे थे, उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से राजद का परफॉर्मेंस रहा, और महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर को आप मतों का अंतर देखेंगे, 12,000 कुछ वोटों के अंतर से महागठबंधन सरकार बनाने से पीछे रह गए। तो तेजस्वी यादव ने वहां पर खुद को साबित किया कि वो लालू यादव के स्वाभाविक राजनीति के जो उत्तराधिकारी हैं वो ही हैं। तेज प्रताप अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता उनको उस तरह से रिसीव नहीं करेगी। अब तेज प्रताप यादव खुद अपनी भी राजनीति को खत्म कर रहे हैं। इस तरह से करके वो मुकेश रोशन के खिलाफ मोर्चाबंदी करके या तेजस्वी भाई बहनों के खिलाफ मोर्चाबंदी करके वो खुद अपना विधानसभा सीट नहीं बचा पाएंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मान लीजिए वो जाके महुआ से लड़ भी लेते हैं और मुकेश रोशन फिर राजद के उम्मीदवार हो जाते हैं महुआ से, वो तेज प्रताप पर भारी पड़ेंगे। तेज प्रताप लालू यादव की उस लिगेसी को कैरी नहीं कर पाएंगे। उस लिगेसी को स्वाभाविक रूप से लोग मुकेश रोशन में देखेंगे, क्योंकि मुकेश रोशन राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल लेकर के आएंगे। तो ये तमाम चीजें सोचने वाली बात है। जी शकीब भाई, एक थोड़ा इस मुद्दे से अलग एक सवाल है। खबर ये आ रही है कि कई बड़े नेता ऐसे हैं, कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। पहले भी ये फॉर्मूला भाजपा अपनाती रही है, कई जगहों पर उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है। लेकिन अगर बिहार के लिहाज से समझें तो इन बड़े नेताओं का चेहरा, बड़े नेताओं का मैदान में उतरना कितना प्रभावित करेगा चुनाव को? क्योंकि अगर हम बिहार के लिहाज से देखें तो भाजपा के पास वैसे पर्टिकुलरली बिहार की सियासत के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन बिहार से आने वाले कई बड़े चेहरे हैं जो भाजपा का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। अनम्यूट करिएगा शकीब भाई। जी देखिए रामप्रकाश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ तब करती है जब वो भी ये मान लेती है कि चुनाव उसके बस से बाहर हो चुका है। चर्चा जरूर चल रही है, नित्यानंद राय को राघोपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है तेजस्वी के सामने। वो भी यादव समाज से आते हैं। प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं कि हम भी जाके तेजस्वी के सामने ही लड़ेंगे। इससे भी समझ में आता है आपको कि भाजपा और पीके का क्या कनेक्शन है। अभी जो डॉक्टर पुष्पराग कह रहे थे वो एकदम 100% सही और तथ्यात्मक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में या मीडिया के जरिए ये प्रोजेक्ट करवाया देश के बाकी हिस्सों में कि आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत थी नहीं जितना उसको वहां दिखाया गया, और कांग्रेस उतनी कमजोर थी नहीं जितना उसको वहां दिखाया गया। ठीक उसी तरह से हम बार बार हम लोग इस डिबेट में चर्चा कर रहे हैं, और मैं हर प्लेटफॉर्म पर यह बात कह रहा हूं कि जबरन कुछ लोगों को, जिसमें पटना के बैठे हुए कुछ सवर्ण सामंतवादी सोच के यूट्यूबर्स भी हैं, उनके जरिया प्रशांत किशोर को जबरन एक बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जबकि वो उनके, और आप देखिए कि वो इतने, अभी जैसे इरशादुल भाई बोल रहे थे कि इनके बस में नहीं है कि ये हमको जेल भेज दें। ये हिम्मत कहां से आ रही है? ऑब्वियसली ये हिम्मत वहीं से आ रही है जहां से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को भेज दिया जाता है, ईडी को भेज दिया जाता है चुनाव से पहले। जहां अभी लैंड फॉर जॉब के मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को लालू यादव, तेजस्वी यादव और सबको कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। लोअर कोर्ट की क्या स्थिति है हम लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। किस तरह से केजरीवाल को अंदर किया गया, किस तरह से हेमंत सोरेन को अंदर किया गया, किस तरह से घेरा तंग करने की कोशिश की। और लोकसभा चुनाव मुख्य विपक्षी दल, जितना देश के सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करवा देने वाली पार्टी प्रशांत किशोर पर एक सवाल नहीं उठा रही है कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। और हमने इस शो में इससे पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर भाजपा की टॉप लीडरशिप को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो टॉप लीडरशिप, जो भाजपा के चेहरे माने जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के चेहरे माने जाते हैं, जेपी नड्डा के एनजीओ के थ्रू, सीएसआर फंड के थ्रू एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है
जेपी नड्डा की पत्नी का एनजीओ है चेतना नाम का, हिमाचल प्रदेश में, और वो सीएसआर फंड के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। उस पर और उसकी पूरी एक स्टोरी है न्यूज लॉन्ड्री पर, लेकिन उस पर कभी भी प्रशांत किशोर चर्चा नहीं करते हैं। गडकरी के बेटे जो है, एक साल में उनकी कंपनी का मुनाफा 28 गुना हो जाता है इथेनॉल बेच करके, इथेनॉल मिला करके पेट्रोल में, वो फॉर्मूला इजाद करके कि उससे आपकी गाड़ी का माइलेज ज्यादा होगा, पेट्रोल का खर्चा कम होगा, ये तमाम चीजें हैं। और किस तरह से उनकी कंपनी का भ्रष्टाचार अभी सामने आया है। प्रशांत किशोर उस पर जबान नहीं खोल रहे, नितिन गडकरी को निशाने पर नहीं ले रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। प्रशांत किशोर उनको निशाने पर ले रहे हैं जिनकी वजह से नीतीश की साख पर भी बट्टा लगा है, और नीतीश को भी डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी जो यूएसपी रही है, कथित भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, समाजवादी नेता है, सांप्रदायिक आदमी नहीं है, उनकी यूएसपी को भी डेंट लगाने की कोशिश की जा रही है। ये सम्राट चौधरी वाला खुलासा जो इन्होंने किया है प्रशांत किशोर ने कि 3 सर्टिफिकेट है, 3 तरह के नाम है, इस साल चुनाव लड़े तो इतनी उम्र थी, उस साल चुनाव, भाई वो आदमी 5 साल के हलफनामे में 12 एक हलफनामे में अपनी उम्र कुछ बताता है, अगले साल जो 5 साल के बाद हलफनामा देता है उसमें उसकी उम्र 22 साल बढ़ जाती है। तो ये तमाम खुलासे जो है वो तो जदयू के प्रवक्ता नीरज सिंह पहले ही कर चुके हैं, जदयू के ही प्रवक्ता कर चुके हैं वो सम्राट चौधरी के बारे में सब ये तमाम खुलासे। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। और देखिए जनता को, मैंने फिर से कहा कि जनता उस बात से ज्यादा ये जो ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है जिसकी जनता डायरेक्ट विक्टिम है, जनता को ये सरकार कहती है कि 21 दिन में आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र बन करके घर पे आ जाएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 21 दिन के बाद आपके घर पर आ जाएगा। रामप्रकाश भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ दीजिए, 42 दिन के बाद आप ब्लॉक जाएंगे पता करने के लिए, 42 दिन, और तब आपको मालूम होगा कि वो फाइल तो अभी किसी टेबल पे आई ही नहीं है कि उस पर सिग्नेचर हो। आप अगर फॉर्म जमा करके आ गए हैं ये सोच के कि 1 महीने में बन के आ जाएगा, तो बन के आ जाने वाले बात तो शायद अगले साल भी ना आए, जब तक कि आप कर्मचारी से मिलकर उसको सेवा शुल्क नहीं देंगे। जमीन का मामला, मोटेशन का मामला, ये नीचे अंचल अधिकारी से लेकर के होम से वो ऊपर तक राजस्व भूमि वर्जन पदाधिकारी से लेकर के सबका हिस्सा बटा हुआ है, ब्लॉक में सबका हिस्सा बटा हुआ है, सीओ वीडियो सबका हिस्सा बटा हुआ है। इससे जनता परेशान है, और ये जो है महागठबंधन इसको मुद्दा बनाने वाला है। महागठबंधन इसको मुद्दा बना, महागठबंधन, अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की जमीन खरीदी, वो उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको ब्लॉक में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाने के लिए 700-800 रुपया अतिरिक्त सेवा शुल्क जो देना पड़ रहा है, उससे जनता, उसकी जो भुक्तभोगी है जनता, उससे उसको फर्क पड़ रहा है। और महागठबंधन असल में उसी को मुद्दा बनाना चाहता है इस चुनाव में। ये तमाम डेवलपमेंट आप जो देख रहे हैं, ये अभी बहुत सारी चीजें अभी बदलेंगी। प्रशांत किशोर, जो अभी इरशादुल भाई कह रहे थे मुसलमानों के वोट को लेकर के, अब मुसलमान अब प्रशांत किशोर के झांसे में नहीं आने जा रहा है, कतई नहीं आने जा रहा है। बहुत मतलब ये कहते हैं ना कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर इतनी बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं कि वो किसके पिच पर खेल रहे हैं और किसके लिए खेल रहे हैं, कि अब बिहार की जनता कोई बहुत ज्यादा भरोसा कर ले उनके ऊपर में कि हाँ ये नया परिवर्तन ले आएंगे। भाई आप भी तो उसी परंपरागत राजनीति को चल रहे हैं, और ये अपने आप को जेपी और गांधी से तुलना कर रहे हैं कि हम जेपी और गांधी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़वाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करवाएंगे। ये वाला जो मामला चल रहा है ना इनका। और आप देखिए पीछे गांधी की फोटो लगा करके ये जो है बोलते हैं कि शराबबंदी जो है इसको हम बैन, इसका तुरंत हम हटवा देंगे, एकदम जैसे ही मेरी सरकार आएगी हम हटवा देंगे। ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 1 घंटे में सबको रोजगार दे देंगे, एकदम पलटा देंगे, सल्टा देंगे, निपटा देंगे, चिथड़ा उड़ा देंगे, ऐसे। ये इस आदमी की भाषा है। ये भाषा बिहार में स्वीकार्य नहीं है। बिहार की जनता बहुत भोली भाली है, वो सौम्य शालीन भाषा को मतलब पसंद करती है। खड़गे साहब जो बोलते, या मनमोहन सिंह जैसे वहां जो स्पीकर्स हैं, मनमोहन सिंह को सुनने के लिए बिहार की जनता आती थी, और अगर वो बोलेंगे आकर के तो जनता को अच्छा लगेगा, जनता उसको रिसीव करेगी। लेकिन ये चिथड़ा उड़ा देंगे और लिपटा देंगे और सल्टा देंगे, ये बिहार की जनता को हजम नहीं होता है।